सभी का एचडी क्लासेस के ऑडिटर में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में आज हमारा भारतीय संविधान का टेस्ट नंबर 14 है। इससे पहले हमने आपको 13 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा साथी, हम लोगों ने भारतीय संविधान की भाग 1 से लेकर के भाग 10 तक पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब जो हम करेंगे साथी वह होगा भाग 11 से आगे। ठीक है, तो चलिए इसी संदर्भ में एक बहुत ही आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान का भाग 11, कल हमने चर्चा भी आपसे किया था कि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है वह केंद्र और राज्य के मध्य संबंध से संबंधित है। अगर आप देखेंगे साथियों तो दो भाग ऐसे हैं जिनमें हम केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की चर्चा करते हैं। एक तो हमारा भारतीय संविधान का भाग 11 और दूसरा हमारा भाग 12। हालांकि भारतीय संविधान के भाग 12 को आप देखेंगे तो भाग 12 में एक शब्द लिखा हुआ है, थोड़ा सा ही हम उसे भी क्लियर कर दें। यहाँ भाग 12 में साथी लिखा हुआ है वित्त के बारे में, संविदा के बारे में, जो संविदा होती है साथी, ठीक है, फिर संपत्ति जो होती है यानी प्रॉपर्टी जो होती है, उसके बाद वाद। तो आप देखेंगे ना तो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद ऐसे लिखा हुआ है भाग 12 में, ऐसा नहीं लिखा हुआ केंद्र राज्य के मध्य संबंध। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप बस यही मानना भाग 11, भाग 12 मत मार देना या दोनों नहीं मार देना। ठीक है, बाकी वित्त के दिया हुआ तो इसलिए वित्तीय संबंध हम लोग जो है भाग 12 में पढ़ते हैं, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 11 में अगर आप देखेंगे तो 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं साथी? 2 अध्याय हैं। भाग 11 में कितने अध्याय? 2 अध्याय। एक आपका जो अध्याय 1 है और दूसरा अध्याय 2 है। अध्याय 1 में हम इसमें जो विधायी संबंध होते हैं साथी, विधायी संबंध उसके बारे में चर्चा करते हैं। और दूसरा जो होता है साथी भाग मतलब अध्याय 2 में इसमें साथी प्रशासनिक संबंध के बारे में हम चर्चा करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक यानी 10 आर्टिकल हम इसमें चर्चा करते हैं कि केंद्र के विधायी काम क्या है और राज्य के विधायी काम क्या है, यानी केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा हम अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य में करते हैं। क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद के संदर्भ में सही है? ठीक है, कह रहा है कि संसद पूरे भारत या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा कह रहा है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होता है। तो यहाँ पे कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट साथियों सही होगा। मेरे भाई दो बात में हम क्लियर कर देते हैं। पहले तो जो विधायी संबंध होता है उसके बारे में आप क्या समझते हो, ठीक है, और एक होता है साथी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है यानी प्रशासनिक संबंध होता है, उसके बारे में आप क्या समझते हो? देखो, विधायी संबंध का मतलब ये होता है कि साथी जो विधि बना सकते हैं यानी रूल बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर केंद्र स्तर पे आप देखोगे तो केंद्र स्तर पे कौन बनाता है कानून? तो आप कहोगे सर संसद बनाते हैं। और अगर यहीं पर राज्य स्तर पे आप देखोगे तो आप कहोगे सर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। यानी कानून 2 ही लोग बना सकते हैं, एक तो हमारा राज्य का विधानमंडल या तो हमारा संसद बना सकता है। हालांकि कानून और भी संस्था विधि तो बना ही सकते हैं, लेकिन जो विधायी संबंधी जो पावर होता है बेसिकली ये इन दोनों के पास होता है ताकि ये दोनों विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हमें देखना साथी कि केंद्र कौन सी विधि बना सकता है और राज्य कौन सी विधि बना सकता है और इन दोनों की विधि बनाने में क्या रिलेशन हो सकता है। क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि केंद्र राज्य के लिए कुछ बनाए या राज्य केंद्र से कुछ मांगे या कहे, ऐसी स्थिति आ सकती है क्या? क्योंकि संबंध में तो इधर का उधर होता ही है। ठीक है, तो ये स्थिति हमें यहाँ पढ़ना है। लेकिन प्रशासन में हम ऐसा क्या देखेंगे? तो साथी प्रशासन में हम देखते हैं कि जो विधि बनाई गई है यानी जो नियम और कानून बनाया गया इसका पालन कौन कराता है, वो भी तो कुछ कानून बनाएगा। तो आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं जो IAS हैं, वह सरकार जो भी कानून बनाती है उन कानून का पालन करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि IAS भी कोई ना कोई विधि बनाएगा, कोई ना कोई कानून बनाएगा। अच्छा, ये कानून इस कानून के समकक्ष नहीं है, ध्यान रखना। ये कानून थोड़ा सा ऐसे होगा कि जो कानून बना गया है
उस कानून को पालन करने के लिए ये वाला कानून साथी ये बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि विधायी संबंध में जो भी चीजें विधायिका बनाई है उसका पालन करने के लिए प्रशासनिक संबंध में नियम जो बनाया जाएगा वो चीजें जो है साथी हम प्रशासनिक संबंध में पढ़ेंगे। और ये नियम कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगी बल्कि जो हमारे कार्यकारी लोग होते हैं वो बनाते हैं साथी। ठीक है, तो यही प्रश्न यहाँ कर रहा है कि भाई देखो जो संसद होता है ना वो चाहे तो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। क्या वह हिस्सा राज्य सूची से हो सकता है क्या? तो साथ ही देखा जाएगा अभी कि राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है क्या। दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। अब समझिए इस बात को, देखिए अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा और राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उनका विस्तार कहाँ तक होगा। तो 245 एक कहता है कि भाई सुनो देखो, जो भारत की संसद होगी वह जो कानून बनाएगी वह पूरे भारत पर यानी संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र पर या उसके किसी भी भाग के लिए वह क्या कर सकती है, विधि बना सकती है। चाहे पूरे भारत के लिए बनाए चाहे वो किसी भाग के लिए बना सकता है। ठीक है, और यही कहता है कि भाई जो किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है वह संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है, सिर्फ अपने राज्य के लिए, यानी उसका जो कानून होगा सिर्फ अपने राज्य पर ही लागू होगा, अन्य किसी पर लागू नहीं होगा। और सुनिए 245 क्या कहता है, 245 कहता है कि भाई देखो सुनिए देखो, संसद के द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है तो इस आधार पर उसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि उसका राज्य क्षेत्रातीत है, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है साथी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बाहर के लोगों के लिए भी यानी बाहर के लिए भी वो विधि बना सकता है। सिंपल सा मतलब मेरे भाई कि राज्य विधानमंडल सिर्फ राज्य के लिए बनाएगा, बाकी दुनिया के हर चीज के लिए, भारत की हर चीज के लिए कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कहेगा कि भाई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र के लिए विधि कौन बना सकता है तो संसद। बस यह दिमाग में रखना कि राज्य के लिए सिर्फ राज्य बनाएगा, बाकी सब संसद बनाएगा। देखिए अगला सवाल है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषय की बंटवारा। विधायी विषय माने वही कानून बनाने वाले विषय की बंटवारा के बारे में कह रहा है, कौन सा सही है। संघ सूची में दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है। कभी आपने राज्य को सुना है क्या संघ के बारे में? तो आप कहोगे ना ही सर, कभी जिंदगी में नहीं। तो बिल्कुल सही है भाई, राज्य सूची के विषय में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बी वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं राज्य सूची के बारे में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर नहीं, दोनों कानून तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है साथी जब राज्य सूची के विषय पर संघ कानून बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब साथी राज्य सूची के विषय पर संघ जो है वो साथी कानून बनाता है। अब आप जानते हैं कि लेकिन ऐसे कुछ ही स्थिति हो सकती हैं, सारी स्थितियां ऐसी नहीं हो सकती है साथी। इसीलिए हम लोग जवाब में देंगे केवल एक, यानी पहला, क्योंकि अगर यहाँ कुछ कोई कंडीशन लिखा होता तब हम उस कंडीशन को मानते साथी, पर ऐसे ही ये डायरेक्ट लिख करके क्वेश्चन बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इसका जवाब हम लोग क्या दें। क्योंकि एक स्थिति तो ऐसी भी आ सकती है कि जब हम इसका दोनों जवाब दे सकते हैं, और एक स्थिति पैदा होती है साथी कि जब हम सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही जवाब देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपी दरोगा भर्ती आई थिंक 2021 का है, और ये क्वेश्चन काफी कंट्रोवर्सी है कि भाई इसमें डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता, आप कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं राज्य सूची के विषय पर साथी सिर्फ राज्य की सरकारें, ठीक है, ये कानून बना सकती है, ना कि संघ की सरकारें। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जब संघ की सरकार भी इस पर कानून बना सकती है, लेकिन वो कोई विशेष स्थिति आती है साथी इसके लिए। ठीक है, तो इस कारण से हम इस प्रश्न का केवल और केवल एक ही राइट आंसर देंगे। ठीक, लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं अब ये दोनों दो, तो भाई उससे क्या कहा जाए, इस प्रश्न पर उस प्रश्न से टिप्पणी करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 246। 246 में साफ कहा गया है संसद द्वारा जो विधि बनाई जाएगी और जो राज्य मंडल द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसकी वस्तु क्या होगी। 246 का एक कहता है कि जो संसद होगी वह संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये बात कानून में लिखा गया है। 246 का बी कहता है कि संसद और किसी राज्य की जो विधानमंडल होगी वह समवर्ती सूची के बारे में कानून बना सकती है, ये बात भी क्लियर है, हम लोग जानते हैं इस बात को। 246 का तीसरा क्या कहता है साथी। अब देखिए यही हम जो है अगर हमसे वो क्वेश्चन पूछता है तो हम इसी का रेफरेंस देंगे। ये कहता है किसी राज्य के विधानमंडल को
राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधि बनाने का अधिकार होगा। समझ रहे हैं? सिर्फ किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य सूची के मामले पर विधि बनाने का अधिकार होगा। ये बात अनुच्छेद 246(3) में कहा गया है साथी। ठीक है, अब यहीं पर देखिए 246 का 4 कहता है कि जो हमारे संसद होंगे, जो संसद होगी, इनको भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रकटित ही क्यों ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है साथी, ये कहते हैं कि देखो भाई, एक तो आपका राज्य होगा, ठीक है, पूरा भारत आप जानते हैं राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 कहता है इस बात को। लेकिन ये एक पॉइंट अनुच्छेद 246 के 4 में कहा गया है कि भाई देखो, जो हमारा संसद होगा ना, वो किसी भी भाग के लिए, जैसे मान लीजिए राज्य हमारा हो गया, लेकिन राज्य के बगल में कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा यूटी है, कोई ऐसा क्षेत्र है साथी, ठीक है, तो इसके बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। चाहे वह चीजें राज्य सूची में लिखी ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि राज्य सूची में लिखा गया है कोई चीजें, जैसे मान लीजिए कि राज्य सूची में लिखा गया साथी वाट, जो हमारी बाट होते हैं ना, जो मेजरमेंट वाले जो बाट बटखरे होते हैं 1 किलो 2 किलो वाला, वो तो बाट पर मान लीजिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो आप जानते हैं केंद्र सरकार का है। लेकिन अभी हम सिर्फ राज्य का, मान लीजिए राज्य में, कोई राज्य में ये बात लिखी हुई है राज्य सूची में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है वो कोई राज्य नहीं है, ठीक है, तो बाट के ऊपर संसद जो है यहाँ पे कानून बना सकती है, भले ही राज्य सूची में लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लिए तो संसद बना ही सकती है। आप समझ रहे हैं? मतलब राज्य के लिए नहीं बनाएगी, लेकिन राज्य के बाहर के क्षेत्र के लिए, चाहे वह भले ही राज्य सूची में वह विषय दिया क्यों ना गया हो, संसद उस पर कानून बनाएगी। ये बात भारतीय संविधान के 246(4) में दिया गया है। जैसे एक बार मैं और समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये राज्य है, राज्य सूची है, इसमें कोई मुद्दा दिया गया है और उस मुद्दे का विषय किससे संबंधित है? संबंधित राज्य से है। ये बात क्लियर है। लेकिन संसद जो है, अगर कोई अलग का भाग है, भले वो राज्य सूची में लिखा गया है, इसके लिए संसद कानून बना सकती है, बशर्ते कि यह कोई राज्य नहीं होगा, राज्य का हिस्सा नहीं होगा, बस इतनी बात है। आप समझ रहे हैं? इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो अवशिष्ट क्षेत्र होता है, अवशिष्ट क्षेत्र कहने का मतलब ये हो गया, जैसे अवशिष्ट क्षेत्र का विषय अगर हम आपसे कहें कि ना तो ये संघ सूची में इसका कोई मुद्दा है, ना तो राज्य सूची में, और ना ही समवर्ती सूची में, यानी तीनों सूचियों में अगर कोई विषय नहीं दिया गया है तो उन विषयों पर भी कानून बना सकता है कौन? तो साथ ही उन विषयों पर कानून बना सकते हैं संसद। यानी जो तीनों विषयों में नहीं दिया गया उन पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकते हैं साहब। इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगला, संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर, यानी जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं साथी, जिसे आप जीएसटी बोलते हो, के संबंध में विधियां बनाने का अधिकार होगा। देखिए ये बात समझिए, आप जानते हैं जीएसटी साथी, इस पर संसद भी बना सकती है, यानी संघ भी कानून बना सकती है, और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी साथी कानून बना सकती है। तो दोनों लोग कानून बना सकते हैं। जो हमारा विषय होगा साथी कैसा? जीएसटी का जो मामला होगा उस पर। बिल्कुल सही है साथी, अभी हम चर्चा करेंगे। संसद को यह विशेष शक्ति है प्राप्त है कि वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए, यदि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में की जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है साथी, मान लीजिए कि यह हमारा उत्तर प्रदेश है और यह हमारा साथी बिहार है, तो इनके मध्य अगर माल और सेवाओं की आपूर्ति साथी की जाती है, यानी गुड्स एंड सर्विस, इनके मध्य में अगर आवाजाही हो रहा है, तो अगर राज्य के संबंध में है तो जाहिर सी बात है एसजीएसटी लगेगा साथी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में होगा साथी हेर फेर, तो आईजीएसटी लगेगा साथी, ठीक है, यानी इंटर रिलेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। आप जीएसटी का कभी पर्चा लेकर देखिए तो इनके बीच में आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी के लिए जो रूल वगैरह बनाएगा वह हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा साथी, ठीक है, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, यानी केंद्र सरकार बनाएगा। यानी अगर अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में जीएसटी का कोई हेरफेर हो रहा है तो उस पर कानून जो है सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगा, राज्य विधानमंडल उस पर कानून नहीं बनाएगा साथी। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है क्या? जीएसटी का पर्चा लीजिए, उस पर आप जीएसटी के प्रकार देखेंगे कि भाई कितना जीएसटी लगा, आईजीएसटी, जीएसटी, आईएसजीएसटी कितना लगा, वो सब लिखा होगा साथी, है ना। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि बचत उत्सव। अब आप सोचिए, मतलब गलत है ना भाई? पिछले 8 सालों से ये बात समझ में सरकार को नहीं है कि इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं,
अगर पिछले 8 सालों से चीज़ों को कम किया होता तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन अब हमारी शिक्षा के लिए और भी समस्या है, क्योंकि पेपर पर साथ ही जीएसटी को बढ़ा दिया गया। जो पेपर है इस पर जीएसटी 18% कर दिया गया। तो अगर आप प्रिंट वगैरह कराएंगे तो आपका पूरा एकदम नरक हो जाएगा। अच्छा, प्रिंट से एक बात याद आई दोस्तों, अगर जो सेट हमने करा दिया है, आप जानते हैं यूपी दरोगा भर्ती में अगर हम देखें हमारा जो पॉलिटी का क्लास है, इसकी टोटल संख्या साथी 20 है। 20 क्लास में पूरी भारतीय संविधान खत्म हो जाएगी। अगर आप देखेंगे साथी तो यह 320 पेज में पूरा किताब की तरह प्रिंट करा मतलब बनाया हुआ है, एकदम किताब की तरह साथी। यह पूरा सेट वाइज दिया हुआ है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं साथी, ये जो हमारा सेट 11 हुआ है कुछ उसका इस तरह से प्रिंट आउट है। अब देख लीजिए एकदम डिटेल में पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है साथी, वो पूरी की पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और एक एक सेट में आप देखेंगे साथी तो मिनिमम 15 पेज, मैक्सिमम 17 पेज, यानी हमारे एक एक सेट में आप देखेंगे तो 15 से 17 पेज का साथी ये पूरा सेट है। मैं अंतिम में लेके चलता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 32। इस तरह से हम देखे हैं कि मिनिमम देखिए 15 पेज, तो मिनिमम 15 से कम कोई सेट नहीं है, 15 पेज का ये सेट है साथी। और मैक्सिमम जो है वो 17 सेट जो है साथी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है तकरीबन 320 पेज का साथी ये हमारा पूरा कंप्लीट सेट हो रहा है, जिसमें हमने 800 प्रश्न में पूरा का पूरा भारतीय संविधान अच्छे से विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथियों खत्म किया है। तो अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट साथी आप हमसे मंगवा सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे अभी तो 5 दिन में हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से साथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट मंगवा सकते हैं। इसकी जो डिलीवरी स्टार्ट होगी साथी वह 20 के बाद, यानी दिवाली के बाद से हमारा ये डिलीवरी पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पहले से बुकिंग कर लेंगे, तो जब आप पहले से बुक कर लेंगे अपना ऑर्डर, तो क्या होगा साथी आपको समय से पहले मिल जाएगा और आपके घर पे प्रिंट आउट होकर के ये पूरा का पूरा साथियों पहुंच जाएगा, ठीक है। तो साथी ये पूरा 320 पेज है, लेकिन इस समय थोड़ा सा पेज का दाम महंगा हुआ है, ठीक है। आप सरकार ने इसको महंगा किया हुआ है, लेकिन हमारी जो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको पड़ जाएगा साथी वह 250 रुपये का पड़ जाएगा, प्लस में डीसी मतलब डिलीवरी का जो भी चार्ज लगेगा। अगर आप यूपी में हैं तो आपका जो डिलीवरी कास्ट लगेगा साथी वो बहुत ज़्यादा उड़ के लगेगा, तो 50 रुपया। और अगर आप यूपी से बाहर के कहीं हैं, अदर स्टेट से आप आते हैं, आप दक्षिण भारत से आते हैं, तो यह मैक्सिमम जो है साथी वो 110 रुपये डिलीवरी चार्ज हो सकता है। ये मैं आपको कागज़ भेज दूंगा कि कितना भाई, इसमें मैं पूरा प्रत्यक्षता दिखाता हूँ और पूरी पारदर्शिता रखता हूँ, ताकि किसी बच्चे का एक भी पैसा ये ना हो कि सर आपने खा लिया भाई, ऐसा ना हो, ठीक है। इसमें क्या होगा साथी, इस वाले फीस में हम प्रिंटिंग करेंगे, एकदम हाई क्वालिटी का प्रिंट होगा, प्रिंट में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, प्रिंट करेंगे। फिर इसके बाद इसमें आप जानते हैं अच्छे से इसको पैकिंग किया जाएगा साथी, पैकिंग का, ठीक है, ये पूरा चार्ज इसमें इंक्लूड है। प्रिंटिंग का, पैकिंग का 5 रुपये का तो सिर्फ इसका पन्नी आ जाता है मेरे भाई, है ना। तो प्रिंटिंग करेंगे, अच्छे से पैकिंग करेंगे, अच्छे से स्टेपल करेंगे, एक एक टेस्ट को खुद से चेक करवा करवा के, और फिर उसका पार्सल साथियों आपके घर तक आपके पोस्टमैन साहब लेकर के पहुंचेंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप अपना फीस जमा कर सकते हैं मात्र 250 रुपये साथी। जैसे ही आपका डिलीवरी अब फिर आप करेंगे क्या, ये जो नंबर दिया हुआ है आप इस नंबर को देख लीजिए, 888116 810। आप इन पे मैसेज कर दिए सर हमें जो है क्वालिटी वाला आपका ये टेस्ट सीरीज का पूरा नोट्स चाहिए। और अब आप यहाँ पे फीस साथियों 250 रुपये जमा करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे जमा होगा। फिर इसमें आपको अपना नाम लिखना है, नाम बता देना है, फिर आपको अपना पूरा एड्रेस बता देना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अपना पिन कोड बताना है और मोबाइल नंबर बताना है साथी। आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ताकि हम डिलीवरी साथी कर पाए। तो जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे, जितनी जल्दी आप रजिस्टर्ड कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपको, जैसे ही 20 तारीख से हमारा ये डिलीवरी स्टार्ट होगा, सबसे पहले डिलीवरी उन्हीं का होगा जिन लोगों ने पहले हमसे जो है संपर्क कर रखा है। फिर इसके बाद साथ ही हमारा मूल विधि और हिंदी का टेस्ट सीरीज जाएगा, लेकिन पहले आप इसको 25 दिन में कर लोगे तो 25 दिन में मूल विधि और हिंदी का सेट आपके पास फिर से पहुंच जाएगा। लेकिन इसका फीस अलग होगा, ध्यान रखना, नहीं तो 250 में भी है नहीं भाई, ये भारतीय संविधान का है, 100% आपका भारतीय संविधान यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा साथी वो हो जाएगा सी, यहाँ पर दोनों हो जाएगा अपना राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 246 का क्या कहता है, कहता है कि भाई इसके बारे में विशेष उपबंध, यानी जीएसटी के बारे में विशेष उपबंध, यानी संसद जो होंगे यह प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित
माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी। ये बात ठीक है? ठीक है। अनुच्छेद 246 क का दूसरा क्या कहता है? जहां माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है, वहां संसद को माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब वही बात है कि अगर इंटर स्टेट में जा रहा है तो वहां के लिए कानून हमारे संसद साहब बनाएंगे। अगला देखिएगा, करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में दिए गए विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि के द्वारा उपबंध कर सकती है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है साथी, ठीक है, कि अगर संसद चाहे तो संघ सूची में दिए गए किसी भी मामले के निस्तारण के लिए वह अतिरिक्त न्यायालय, अच्छा न्यायालय को यहाँ कोर्ट से ही सिर्फ नहीं है, वो अधिकरण भी बना सकते हैं साथी, ठीक है, ऐसा। तो ये बिल्कुल बात सही है, संसद चाहे तो ये काम कर सकते हैं साथी। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची मतलब अभी हमने चर्चा किया, जो ना तो संघ का विषय है ना तो राज्य का विषय है। अवशिष्ट सूची से संबंधित विषय पर विधान बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। यानी इस प्रकार जो सही जवाब होगा साथी ये आपका सी हो जाएगा। सर दोनों के दोनों यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। देखिए 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद की शक्ति के बारे में है साथी। इसके अनुसार संसद अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के जो संघ सूची में दिए गए विषय के संबंध में है, इसके अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं। साथ में साथ ही अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में कहा गया है। यह कहता है कि अवशिष्ट सूची से संबंधित किसी भी विषय पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अवशिष्ट करों के आरोपण के बारे में भी विधान संसद बनाता है। ये कहा है सर जी? सर जी देखो बात ये है, जैसे आपने संघ सूची में देखा होगा कई प्रकार के कर थे, कई प्रकार के कर हैं, तो आप कहोगे हाँ सर थे, तो इस पे संघ संसद कानून बनाती थी। राज्य विधानमंडल में आपने कर देखा था, आपको याद है राज्य सूची? थोड़ा ध्यान रखिए, जो मैंने पढ़ा चुका है पहले ही, तो आपको हाँ सर इस पे राज्य विधानमंडल, लेकिन ऐसे कर। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, समवर्ती सूची में कोई कर नहीं दिया है, समवर्ती सूची में कोई कर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई टैक्स जो इन दोनों में नहीं है उसे हम अवशिष्ट कर बोलेंगे। और ये जो है वो संसद जो है साथ ही लेकिन विधि के द्वारा बनाएगा। ऐसा नहीं है कि कैसे भी बना सकते हैं, कैसे प्रकार का कर ले सकते हैं, नहीं भाई, विधि के द्वारा ये जो है इस प्रकार की भी टैक्सेशन सिस्टम बना सकते हैं। संसद के पास यह पावर होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको बात समझ में आ रही है सर? है ना? ठीक है, अगला सवाल करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। कहना है कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए क्या अनिवार्य है? देखो मैंने आपसे कहा था एक स्थिति ऐसी आती है जब संसद राज्य सूची पर कानून बनाता है। हालांकि ऐसी एक नहीं दो स्थिति आती है, एक तो आपातकाल के समय में, ठीक है, और एक स्थिति है। तो साथ ही इसके लिए क्या होता है कि अभी देखेंगे सदन के कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा है, तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, कुल सदस्य कितने हैं? 250 सदस्य। अब इन 250 सदस्यों में से मान लीजिए कि जब ऐसा कोई विधेयक लाया जा रहा है तो उस समय साथ ही सिर्फ 200 सदस्य आए हुए हैं, ठीक है, 200 सदस्य सिर्फ पहुंचे हुए हैं और बाकी सदस्य अब्सेंट है साथी, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, कुल सदस्यों का साथी उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 200, यहाँ पे याद रखेंगे कुल सदस्यता का, अच्छा नहीं गड़बड़ हो जाएगा साथी, क्योंकि कुल सदस्यता का नहीं चाहिए ना, उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 बहुमत का यहाँ पे चाहिए। आप क्षमा करिए ये गलत हो जाएगा, ये वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान चाहिए। यानी जैसे 250 सदस्य हो सकते हैं मान लीजिए राज्यसभा में, लेकिन उस समय आए हैं कितने? मात्र 200 सदस्य। अगर विशेष बहुमत हो जाता तो होता कि कुल सदस्यों का, तो कुल सदस्यों का 250 का हमें 2/3 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए था। ये आए हैं 200 लोग, तो 50 लोग वैसे ही कम हो जाते हैं, तो ये जल्दी नहीं पास हो पाता है। इसलिए बहुत खतरनाक होता है साथी जब कुल सदस्यता का बहुमत चाहिए होता है। लेकिन उपस्थित है कितने? 200, तो मतदान कितने कर सकते हैं? 200।
तो उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 यानी 200 के अगर 2/3 लोग साथी इतने लोग हस्ताक्षर कर देते हैं, तब कोई संकल्प पारित हो जाता है, तब जो है संसद उस पर कानून बना सकती है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बात मैंने आपको संसद वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ साथी, मत कैसे देते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 249 क्या कहता है। ये कहता है साथी सुनो कि देखो, अगर राज्य राज्य विधानमंडल ना ही हो, राज्यसभा में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य द्वारा समर्थित एक संकल्प द्वारा घोषित करता है कि राष्ट्रहित में आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद कानून बना सकता है। ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब सुनिएगा, इस तरह के किसी संकल्प को अगर हमें लाना है साथी, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें सदस्यों के 2/3 का समर्थन चाहिए, उससे कम का समर्थन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल ने संसद ने ऐसा कोई विषय दिया, कोई ऐसा मामला दिया, तो कानून बन गया। ठीक है, मान लीजिए राज्य सूची पर कानून बनेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे साथी राज्यसभा ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो कानून मान लीजिए बन गया। अब बात यह है कि वो कानून 1 साल तक ही सिर्फ वैलिड रहता है साथी, 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहता है इस प्रकार का कोई प्रस्ताव। हालांकि इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को अनेक बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 1-1 साल करके अनेकों बार उस कानून को, उस विधान को बनाया जा सकता है साथी। आप ये बात समझ लेना कि कानून तो प्रभावी 1 ही साल तक है, लेकिन इसे असंख्य बार, अनलिमिटेड टाइम, एक बार के लिए साथियों 1 वर्ष में बढ़ाया जा सकता है। अब सुनिएगा, दूसरी स्थिति है साथी, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जब आपातकाल का उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यानी आपातकाल चल रहा हो, तब संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधान बनाने की शक्ति देती है। मैंने भी आपसे कहा इमरजेंसी लगेगा तभी भी शक्ति ये पास संसद के पास होती है। तो साथियों ये याद रख लेना, अनुच्छेद 250 आपातकालीन स्थिति में संसद जो है राज्य विधानमंडल पर कानून बनाते हैं साथी। अनुच्छेद 250 कहता है कि भाई देखिए, संसद को शक्ति होगा कि जब भी आपातकाल लगेगा तो राज्य क्षेत्र में या भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए वो विधान बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं, यानी राज्य सूची में दिए गए किसी भी विधि पर, किसी भी विषय पर साथी वो विधि बना सकते हैं। लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद साथी यह जो विधि होगी, यह जो काम होगा वह 6 माह तक ही प्रभावी रहता है, यानी उसके बाद नहीं रहता। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 250 के तहत जैसे संसद को आपातकाल में विधि बनाने का अधिकार है राज्यों पर, राज्य सूची पर, लेकिन आपातकाल खत्म हो गया था तभी भी राज्य सूची पर बनाएंगे नहीं साथी, तो उस राज्य का जो सरकार बनेगा वो बनाएगा। अनुच्छेद 251 इसके अनुसार अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन अगर कोई विधियां बनाया जाएगा, ठीक है, बनाई गई विधियां राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के बारे में साथियों ये दिया गया है। ये क्या मामला है? मामला ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 249 और 250 में आपने क्या पढ़ा, एक बार मैं फोकस करना चाहूँगा। देखिए 249 में आप पढ़ा कि सर अगर राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा है, वह संकल्प पारित करती है तो संसद कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगा साथी। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा कि 250 में कि सर अगर इमरजेंसी लगा हुआ है किसी राज्य में तो भी संसद कानून बनाएगा। ठीक है, संसद कानून बनाएगा। मेरे भाई आप बताओ कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बात है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा मेले के बारे में एक बात करना चाहता हूँ, जो मेला दिया हुआ साथी, तो मेला आप जानते हैं राज्य सूची का विषय है, तो कभी ऐसा स्थिति आ गया कि सरकार ने कहा कि मेले के बारे में जो है कानून संसद बनाए। ठीक है, इमरजेंसी मान लीजिए लगा हुआ है किसी राज्य में, तो जाहिर सी बात है उस राज्य में इमरजेंसी लगा तो मेले के बारे में कानून साथी कौन बनाएगा? संसद बनाए, मान लीजिए। लेकिन क्या इन दोनों केस में, क्या इन दोनों स्थितियों में राज्य का जो विधान मंडल होगा या राज्य का जो साथी विधानसभा होगा, क्या वो भी कानून बना सकता है या नहीं बना सकता है? तो मेरे भाई वो भी कानून बना सकता है। यानी सिंपल सी बात आप समझिएगा कि इसका ये मतलब नहीं होता, अनुच्छेद 249 का यह मतलब नहीं होता कि जिन विषयों पर संसद ने कानून बनाया उस विषय पर अब राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है।
उस विषय पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। इमरजेंसी के टाइम जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर संसद ने कानून बनाया, उस मुद्दे पर राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 251 यही बात कहता है साथी कि अगर इनमें असंगति होती है तो किस प्रकार की असंगति साथी रहती है। लेकिन हाँ, हर स्थिति में प्रभावी तो आप जानते ही हैं संसद ही होगा, उसका बनाया हुआ कानून ही प्रभावी होता है साथी, ठीक है। मतलब अगर टकराव की स्थिति आ जाए तब। आगे देखिएगा, किसी राज्य के कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने की समर्थ बनाने हेतु जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु, यानी कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने मतलब कहने के लिए, दो या अधिक राज्य अपने संबंधी विधानमंडलों में आपसी सहमति देते हैं और उसी के प्रस्तावों को पारित करते हैं। ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किया, न कि सभी राज्यों पर। ये प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा। जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि भाई जो संसद होगा वो एक तरीके से और कानून बना सकता है। कौन तरीके से, सुनिएगा। इसको एक पावर और होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, और जग से न्यारा हमारे बिहारी भाई लोग का प्रदेश, ठीक है। तो अब हमारे उत्तर प्रदेश के विधानमंडल और बिहार के विधानमंडल, इन दोनों ने कहा कि यार कोई ऐसा मुद्दा है, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है, एक मुद्दे के लिए इन दोनों ने संकल्प पारित किया कि यार ये मुद्दा हम लोग से नहीं हो पा रहा है। इन लोगों ने सरेंडर बोल दिया कि यार ये मुद्दा हमसे डील नहीं हो पा रहा है। एक काम करते हैं, दोनों लोग मिल करके इस मुद्दे को हम दे देते हैं, किसे, संसद को दे देते हैं। तो मेरे भाई संसद कहेगा वाह मजा आ गया, माने हम बहुत ताकतवर हैं। तो भाई संसद क्या करेगा, संबंधित मुद्दे पर विधान बनाएगा, यानी कानून बना देगा, ठीक है, कानून बना देगा। और यह जो कानून होगा साथी, वह केवल और केवल इन्हीं राज्यों पर लागू होगा, यानी हमारे यूपी पर लागू हो जाएगा और हमारे बिहार पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों पर भी लागू होगा, नहीं, हमारे यूपी पर लागू हो जाएगा और हमारे बिहार पर लागू हो जाएगा। तो पहली बात तो कह रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल, ऐसा करने के लिए, संसद को समर्थ बनाने के लिए, यानी संसद को जगाने के लिए दो राज्यों द्वारा इस प्रकार का आपसी सहमति साथी आवश्यक होता है और प्रस्ताव इसके लिए इन लोगों को पारित करना पड़ता है और इसके बाद जो कानून बनाएगा वो इन्हीं राज्यों पर लागू होगा। इसलिए जो है दोनों विकल्प हमारे सही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। और ये सारा काम होता है अनुच्छेद 252 के तहत साथियों। ये जो पूरा फंक्शन मैंने आपको पेड़ लगा के दिखाया, ये साथियों पेड़ लगता है आर्टिकल 252 के तहत, 252 यानी 252 के तहत साथियों। क्लियर है? ठीक है। देखिए 251 कहता है कि भाई दो या अधिक राज्य जो हैं, इनके जो विधानमंडल है प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले पर कानून बना सकता है। जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले पर कानून के मसले पर संसद द्वारा ठीक है कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। ये सब गलतियां प्रिंट आउट में नहीं रहेगी, वो मैं सही करवा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर प्रभावी होंगे जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू करा सकता है, मानी कौन अन्य राज्य चाहे तो उस बारे में उस चीज को लागू करा सकते हैं। इस तरह के कानून का संशोधन और पुनर्विचार सिर्फ संसद कर सकता है। ये दोनों के राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं कर सकते साथी, याद रखिएगा, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद बनाया गया था? कोई ऐसा मामला आया था? तो हाँ साथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वह साथियों 1972 में साथियों ये बना था। डी हो जाएगा राइट आंसर, राज्यों के कहने पर, और वर्तमान में ये सभी राज्यों पर। तो साथियों इस तरह से कुछ और प्रावधान है जो बनाए गए सरकार के द्वारा, जैसे पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम बना 1955 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 में, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 में, मानव अंग प्रतिरूपण अधिनियम 1994 में बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? केंद्र माने संसद। संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे
या भारत की राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में इतनी बार पूछा गया है कि आप पूछिए नहीं, हर सेट में ये सवाल आया साथी। तो प्लीज ये देखिए, आप जानते हैं यह बात हमारे नीति ऐसे तत्व में भी हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा आर्टिकल 51 के बारे में, तो आप देखेंगे कि उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संधि बाध्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। और ये कहता है कि भाई संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए, यानी चाहे वो राज्य सूची का मुद्दा हो, चाहे ना हो, चाहे जो हो, उस पर कानून संसद बनाएगी। अगर बात किसी अन्य देश के साथ संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है तो बात इतना समझ लीजिए, ठीक है। उस पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनेगा, नहीं, भले वो राज्य सूची का मामला होगा, कतई नहीं बनाएगा साथी, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारे राज्य सूची का विषय, आप इस पर कानून नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कह नहीं सकते। अगर मामला किसी अन्य देश के साथ संधि और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है तो संसद कानून बनाएगा, चाहे मामला राज्य सूची का हो चाहे ना हो। मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी सही है, सी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अनुच्छेद 253 क्या कहता है? कहता है कि भाई देखो, संसद जो होंगे राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकता है। इसके लिए संसद आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रत्यक्षाधिनियम 1947 बनाया सरकार ने, जेनेवा समझौता 1960 बनाया, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 सरकार ने बनाया। 254 कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, अगर असंगति पैदा हो जाती है दोनों के द्वारा बनाई गई किसी विधि में, तो राज्य का जो जो संसद की विधि होंगी वो ज्यादा प्रभावी होंगी। 255 कहता है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय माना जाएगा। मेरे भाई अगर आपको ध्यान होगा तो आप जानते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं, यानी जो गवर्नर होते हैं, वह राज्य के द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखते हैं। और राष्ट्रपति किसका मुद्दा होता है? तो राष्ट्रपति किसका मुद्दा है? केंद्र का मुद्दा है साथी। तो राष्ट्रपति चाहेंगे तभी ये कानून बनेगा। तो यही करा कि सिफारिश और पूर्व मंजूरी मतलब कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए वित्त विधेयक जो हो गया साथी, वह राज्यपाल की अनुमति पर ही आता है राज्य विधानमंडल के पास। और राज्यपाल किसका आदमी है? तो केंद्र का आदमी है, समझ रहे हैं। यानी यहाँ भी वही केंद्र की बात तो हो गई, शक्ति तो केंद्र हो गया, कानून तो केंद्र ही बना रहा है। लेकिन ये अनुच्छेद 255 कहता है कि भाई देखो, अगर कोई चीज सिफारिश से हो रहा है, कोई चीज पूर्व मंजूरी से आ रहा है, तो उसे केवल प्रक्रिया का विषय मानिएगा, दिल पे मत ले लीजिएगा। आप समझ रहे बात को कि नहीं हमारे राज्य सूची का मामला है, हमारे राज्य का मामला है, तो हम इनसे काहे पूछेंगे, या राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति काहे लेंगे, या राष्ट्रपति के लिए हमारे किसी विधेयक को ऐसा नहीं करिएगा। दिल बड़ा कमजोर होता है, दिल पे मामला मत कीजिएगा। इसीलिए अनुच्छेद 255 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट कर दिया है इस बात को, यानी जो हमारे संविधान सभा की समिति के लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि भाई बात दिल पे मत लेना इस बात को कि हम लोग सिफारिश करके काहे करेंगे, हम लोग पूर्व मंजूरी से काहे करेंगे। अरे कर दीजिए, प्रक्रिया है, करना पड़ेगा। आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच, अब देखिए साथी प्रशासनिक संबंध हम लोग बांटेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे बंटवारा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप क्या समझ सकते हैं? जो विधि बनाया है उसे लागू कराना है, ठीक है, जो विधि बनाया है उसे लागू कराना है। और लागू कौन कराएगा? जाहिर सी बात है उसके लिए साथी जो हमारे कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और हमें जो हम अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करेंगे, हमें विधायिका की शक्ति का ध्यान रखना होगा, नहीं तो विधायिका का शक्ति नहीं रह जाएगा, कार्यकारी हम अपनी मर्जी से, विधायिका अपनी मर्जी से, तो मामला गंभीर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ कार्यकारी और विधायिका ये दोनों सम्मिलित है, सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका साथी वो अलग है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 2 में, भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से लगा करके 263 तक, 256 से लगा करके 263 तक में राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। अध्याय 2 में याद रखिएगा। अब सुनिएगा, करा केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा?
अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। स्पष्ट कह दिया है 256 कि भाई देखो, राज्य की आप कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह से करोगे कि जो कानून संसद बनाया है उसका पालन हो। ऐसा ना हो कि संसद द्वारा बनाया गया कानून एक तरफ, राज्य के द्वारा कार्यपालिका के द्वारा राज्य कार्यपालिका द्वारा किया जा रहा बात कानून एक तरफ, ऐसा नहीं होगा। अनुच्छेद 256 साफ साफ कर दिया। 257 कहता है कि भाई देखो, प्रत्येक में होगा, प्रत्येक होगा, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। बात वह है, बात वही है कि भाई ये कहता है कि ऐसा ना करिएगा आप लोग, ठीक है, कि वो संघ द्वारा किए गए जो कार्यकारी पावर है उसमें कोई बाधा आप उत्पन्न कर दीजिए, ऐसा काम आप ना करिएगा। आपको राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन याद है? क्या कहता है कि जब जब राष्ट्रपति शासन क्या कहता है, अनुच्छेद 356 यहाँ पे याद करिए और मुझे बताइए अनुच्छेद 356 में कहा गया कि यदि कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र साथी यह अगर विफल हो जाता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति को कहेंगे आप महोदय आइए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या? वही सारे सिस्टम साथी कि अगर केंद्र सरकार का कानून फॉलो नहीं करवा पाते हैं तब, बस वही बात है। तो इसीलिए देखिएगा यहाँ सब कानून बनाया गया है, फॉलो कराना पड़ेगा, वरना राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। सी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, दोनों हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। देखिए राज्य की और संघ बाध्यता क्या है, अनुच्छेद 256 में कहा गया कि देखो भैया, प्रत्येक राज्य चाहे हमारे यूपी बिहार हो चाहे जो हो, राज्य की जो हमारी जो कार्यपालिका शक्ति होंगी इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा कि संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधि का जो उस राज्य में लागू है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। जैसे मान लीजिए कि डीएम साहब हमारे हैं, ये कार्यकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है साथी, इन्होंने कोई रूल बनाया और कोई अपने यहाँ पे इन्होंने कोई नियम बनाया और नियम यह बनाया कि जो राशन का वितरण हो रहा है साथी, ठीक है, अब इस राशन का वितरण जो है वह पैसे सीधे खाते में जाए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी हो। तो हालांकि ये कानून है पर हर जगह लागू नहीं है, डीबीटी हो, ठीक है। तो अब अगर ये डीबीटी का कानून संसद में है, मान लीजिए सपोज करिए कि संसद ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया है, संसद ने कोई कानून इस पर नहीं बनाया है, तो मेरे भाई डीएम साहब इस पर कोई कानून नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कर सकते वो, ठीक है। इसको ध्यान में रखना होगा कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तब ही वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, या संसद बनाए हो या मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई कानून या हमारी यूपी गवर्नमेंट ने सरकार बनाया कि नहीं, राशन जो है, अनाज जो है अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो अनाज, अगर पैसा पहुंचेगा तो लोग उसका पौगा मार लेंगे, यानी ढुक लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं साथी, बीवियों की गहने तक बेच के पौवा मार लेते हैं। तो सरकार अगर पैसा भेजने लगेगी तो फर्स्ट क्लास का पौवा यहाँ चढ़ेगा साहब, है ना। तो गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि नहीं यार, एक काम करो, अनजबे दो, ससुरा बेचेगा तो शर्म से, तब पौवा पिएगा तो उसको शर्म लगेगा। तो गवर्नमेंट तभी भी अगर एडीएम साहब चाहें तो क्या, डीएम साहब चाहें तो क्या वो डीबीटी कर सकते हैं साहब? नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वहां पे हमारे यहाँ कानून है कि हमें अनाज ही देना है, तो वो डीबीटी नहीं कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा, तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग हमें इस ध्यान से, अगर आप डीएम बनते हैं तो इसको ध्यान रख के करना होगा कि आपने पावर का प्रयोग ऐसे करेंगे कि सेंट्रल जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी बनाई गई विधि का ब्लीच ना हो, और अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो विधि है उसका ब्लीच ना हो। इसीलिए तो यूपीएससी करने के लिए इतना कुल पढ़ना पड़ता है साहब, बस यही बात है। ठीक है, अब सुनिएगा और क्या कहता है। इसके तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य में विद्यमान कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दे सकता है कि भाई ध्यान रखिएगा। 257 कहता है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का कैसे नियंत्रण होगा। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्य को निर्देश देने का अधिकार है। जैसे आप सुनिए, मान लीजिए रेल, आप जानते हैं केंद्र सरकार का मुद्दा है रेल, है ना। हमारे गांव से गुजर रहा था,
हमारे राज्य से गुजर रहा था। योगी जी ने कहा है महाराज, योगी जी ने कहा महाराज ये हमारा राज्य है, हाई रेल का हाई नियम ना, कौन नियम है मान लीजिए, हाई नियम हाई सी ना चली, हाई बोर्डवा भगवा कलर लगाइए, तो हाई बोर्डवा भगवा कलर लगाइए, मान लीजिए, मैं मिनमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है साहब। तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा महाराज आपको नहीं पता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257, आप हमारे काम में आप अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह से करेंगे कि हमारे कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। अगला, केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। यानी कौन से मामलों पर निर्देश दे सकता है, ये बात साथियों कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि संचार साधनों को बनाए रखें, उसका रख रखाव करें, ये कह सकता है। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करने के लिए निर्देश दे सकता है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन करने के बारे में भी कह सकता है। बिल्कुल सही साथी, सी हो जाएगा यहाँ पे, दोनों विकल्प आपके, तीनों विकल्प साथी सही है। ये कुछ मामले होते हैं जिन्हें आप याद करिएगा जब केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, जैसे राष्ट्रीय सैनिक महत्व के संचार साधनों का के निर्माण और उन्हें बनाए रखना सुनिश्चित करिए। राज्यों में रेलवे संपत्ति की आप लोग रक्षा करिए, राज्य से कह सकता है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाएं जो अल्पसंख्यक है साथी, इनके समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा में जो है चीज़ों को सिखाने की कोशिश करिए। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाएं और उनका क्रियान्वयन करने की बात कह सकता है केंद्र राज्य से। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष योजना बनाने के लिए ये बात साथियों कह सकता है कि राज्य आप लोग ऐसा करिए। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार के सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है। कहा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी भी कार्यकारी काम को इसे दे सकते हैं। यानी मामला केंद्र का है लेकिन करेगा राज्य, तो ये काम अनुच्छेद 258 के तहत साथियों किया जाता है। आर्टिकल 258 इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा पहला राइट आंसर, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 258 इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य सौंप सकती है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का साथियों विस्तार है। अनुच्छेद 258 के इसके अनुसार एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी राज्यपाल जो होगा वो भी केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसी समझौते के उक्त मामले सशर्त या बिना शर्त के हो सकते हैं। यानी चाहे तो राष्ट्रपति किसी शर्त के वह मामला दे दे या बिना शर्त के वह मामला दे सकता है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि केंद्र के मामले को राज्य में कौन लागू कराता है, तो जवाब में आप विधायक मार के आइएगा, यानी मुख्यमंत्री। अरे सुनित गलत हो जाएगा राज्यपाल मार के आना है ना। अनुच्छेद 258 का को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 258 में एक के बार में समझ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कहता है कोई मामला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये कहता है कि 258 भाई सुनो, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना वो चाहें तो उस राज्य की सरकार की सहमति से उसे जो है वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं। और यही कहता है 258 का कि भाई ये काम राज्यपाल जो है केंद्र की सहमति पर उसके कार्यों को राज्य में कराते रहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकता है? संसद। अब सुनिएगा पानी को कैसे रोका जाएगा साथियों, संसद इस पर भी कुछ कर सकता है। अनुच्छेद यहाँ पे साथियों आर्टिकल प्रभावी होता है 262 प्रभावी होता है, अनुच्छेद 262 साथी प्रभावी होता है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है साथी, और एक नदी घाटी के पानी के प्रयोग और वितरण से संबंधित। तो साथियों 262 में ये बंद किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 262? कहता है इसके अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी वाद या परिवाद की न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। कौन? संसद।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी बात पर शिकायत का न्याय निर्णय करती है। ये बात बिल्कुल सही है साथी। आपको मैंने बताया था, जब आपको याद होगा क्या, आर्टिकल 131 आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जब मैंने उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक न्याय निर्णय के बारे में, प्रारंभिक अधिकारिता के बारे में मैंने आपसे बताया था साथी, कि किस प्रकार से जो हमारे उच्चतम न्यायालय हैं वह किन किन मामलों में अपनी प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा मैंने इसमें बताया था कि अगर जल विवाद का मामला हो और सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई विवाद का मामला हो तब नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखिए आप, संसद जो है साथी, यह कार्य की विधि बना करके अगर अंतर्राज्यीय नदी से संबंधित, जैसे एक राज्य की नदी बह के जा रही है दूसरे राज्य में, उनसे संबंधित अगर कोई विवाद है, ठीक है, और नदी घाटियों को लेकर के या जल के बंटवारे उनके नियंत्रण को लेकर के कोई विवाद है, तो खुद से न्याय निर्णय करेगी। इसके लिए साथी वो कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। अगला कहता है साथी, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करे। तो मैंने आपसे पहले कहा था, इन दोनों बातों को लेकर के हमने चर्चा किया। ये बात 262 में साथियों दी हुई है। बिल्कुल सही है, दोनों आपके हो जाएंगे राइट आंसर, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए अनुच्छेद 262 का एक कहता है, इसके अनुसार संसद साथियों विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी वाद परिवाद या न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। ये बात 262 का एक दिया कहता है। 262 का दो कहता है, इसके अनुसार संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी वाद में ना ही उच्चतम न्यायालय ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। सरकार संसद इसीलिए विधि बनाया जिसका नाम है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ये दोनों संसद ने बनाया और इन दोनों के तहत ही संसद साथियों इन सारे मामलों का निस्तारण करता है, इन सारे मामलों को देखता है। अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। बिल्कुल की जाती है। अंतर्राज्यीय नदी घाटी पर नियंत्रण और उनके तथा विकास के लिए हम नदी बोर्ड की स्थापना करते हैं। बात बिल्कुल सही है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के विधानमंडल के द्वारा आपसी सहमति से किया जाता है। तो आप कहोगे ना 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 सर, अभी तो हमने देखा कि नदी बोर्ड बनाएगा तो संसद बनाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे हाँ सर, पहला हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए हो जाएगा हमारा साथी सही जवाब। देखिए साहब, नदी बोर्ड 1956 इसे अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्ड की स्थापना हेतु बनाया गया। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने के लिए किया जाता है। तो नदी बोर्ड की स्थापना राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने के लिए किया जाता है साथी। यह तो स्थापना कौन करता है? देखिए स्थापना हेतु बनाया गया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को नदी और नदी घाटी से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति देती है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। नदी बोर्ड अधिनियम क्या कहता है? इसे अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटी के नियंत्रण विकास के लिए बनाया गया साथी। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। निवेदन तो वह करेंगे लेकिन केंद्र सरकार बनाएगा, ना कि विधानमंडल पारित करेगा। समझ रहे बात को? अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, ये सवाल पता नहीं का है, सरकार इतना पूछते हैं पूछिए मत, बहुत पूछते हैं सारे लोग, है ना। तो ये अनुच्छेद 263 सारे बच्चों को याद नहीं होता है। अनुच्छेद 263 सबको याद होता है क्योंकि साथ ही यह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अगर आपको नहीं याद है तो भाई आप गड़बड़ हैं, थोड़ा सा याद करिए। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करता है। इसके तहत राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय, सामूहिक माने का हो भाई, सबका हित उसमें सदा हो, विषय की जांच माने सामूहिक महत्व है, ऐसा नहीं कि केवल एक राज्य से संबंधित, ना बस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद का क्या काम होता है भाई? काम होता है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद की जांच करेगा, ऐसे विवादों पर सलाह देगा, ठीक है, उन विषयों पर जिनमें राज्य अथवा केंद्र या राज्यों का समान हित हो उसका अन्वेषण करेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा। ऐसे विषय तथा विशेष तौर पर नीति इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना, ठीक है,
ये सारा काम साथियों अंतर्राज्यीय परिषद करता है। वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हितों के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए किसका गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग के कहने पर अंतर्राज्यीय परिषद साथियों बना था, 1990 में बना था। अगर आप बता रहे हैं बी तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथी, बी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना केंद्र तथा राज्यों से संबंधित था साथी सरकारिया आयोग, जो कि 1983 से 1988 में बना था। इन्होंने सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सुझाव दिया था। सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में साथियों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। यह परिषद अंतर्राज्यीय, केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषय पर संस्तुति देने वाला साथी निकाय है। अगला करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? मतलब अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, ऐसा सवाल है साथी। तो आप लोग जानते हैं ये प्रधानमंत्री जो होते हैं साथी, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये सवाल हमसे पूछ सकता है कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो पहले तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए कौन कौन शामिल होता है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद में। और सुनिए, जिन विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में आप जानते हैं विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और जहाँ पे विधानसभा नहीं है वहाँ के जो प्रशासक होते हैं, जैसे उपराज्यपाल हो गए या प्रशासक हो गए, वो लोग शामिल होते हैं साथी। राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पर लगा है तब तो वहाँ के राज्यपाल शामिल होंगे साथी। इसके साथ साथ गृह मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री, इतने लोग शामिल होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद में साथियों। तो प्लीज आप इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनका हमसे पेपर में जो है इनके बारे में चर्चा की जा सकती है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति साथियों, उसकी एक समिति भी बनती है और ये सवाल हमसे बार बार पूछा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की जो अस्थायी समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है साथी? उसकी अध्यक्षता की जाती है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री जवाब मत मारिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की अगर अस्थायी समिति की बात करेगा तब आप जवाब देंगे केंद्रीय गृह मंत्री, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के साथियों एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। परिषद में एक अस्थायी समिति होती है साथी, जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में किया गया था। परिषद के विचार विमर्श पर सतत चर्चा के लिए इसकी स्थापना 1966 में किया गया था। इस समिति के जो है सदस्यों में आप देखेंगे तो अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, 5 केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री होते हैं और इसमें 9 मुख्यमंत्री होते हैं साथी। परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय भी होता है, जिसे हम लोग अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के नाम से जानते हैं साथी। इसका गठन 1991 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं साथी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव संभाव्य क्षेत्र हो सकते हैं, यानी किसके कारण से केंद्र और राज्य के बीच में अक्सर तनाव देखा गया साथी, तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी का तरीका, आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति केंद्र से संबंधित होते हैं और केंद्र के सुझाव पर ही राष्ट्रपति साथियों राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मान लीजिए कि यूपी में मोदी जी की सरकार नहीं, मान लीजिए है योगी जी, याद रखिएगा मैंने माना कहा, मान लीजिए कि यूपी में मोदी जी की सरकार नहीं है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है, मान लीजिए आप, ठीक है। और बाकी हर राज्यों में जो है वह मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी चाहेंगे कि यूपी का जो प्रशासन है, यहाँ का जो गवर्नर है, ठीक है, वह कोई अपना ही हो, है कि नहीं है भाई? जाहिर सी बात है ऐसा चाहेंगे ताकि यूपी पर भी अपनी एक निगाह बनी रहे। तो इसीलिए मोदी जी मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को सुधांशु घबरा जाएगा ना, सुधांशु चतुर्वेदी, मान लीजिए कि किसी भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को, नाम नहीं लेंगे, यहाँ का राज्यपाल अपॉइंट कर दिया और ये नाम का व्यक्ति पूरी तरह से मोदी जी का वो हो, सहपाठी हो, ठीक है, मतलब कि वो जो कहेंगे उसमें हाँ 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 हाँ, चाहे गलत हो चाहे सही, सब हाँ 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 हाँ, ठीक है।
तो अब बताइए कि जो हमारी यूपी में जो सरकार है, उस सरकार से राज्यपाल के बीच में तनाव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और तनाव बनेगा तो राष्ट्रपति जी से भी हमारा तनाव बन जाएगा। जैसे अभी दक्षिण भारत में आपने देखा, राष्ट्रपति से तनाव खींचातानी हो गया, केंद्र के साथ हमारी बहस चल गई ना, तो हो सकता है भाई। तो तनाव का ये कारण राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। दलगत या पक्षपातपूर्ण रवैया वही बात है कि नहीं है? पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, तो राज्यपाल के पास पावर भी होता है कि वो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। हालांकि समय समय पर हमारी न्यायपालिका ये बात बताती रहती है कि आप ही सब कुछ नहीं है, संविधान ही सब कुछ है। और न्यायपालिका सबको अपनी हैसियत में रखने का काम करती रहती है और सबको फटकारती रहती है, सबको बताती रहती है। महामहिम को भी बताती है कि आपका ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, है ना। अभी हाल ही में 14 बातें महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पूछा गया, तो माननीय न्यायपालिका के द्वारा इनका जवाब जो है आर्टिकल जो है 143 के तहत साथियों दिया गया। तो न्यायपालिका समय समय पर कमान संभाल लेती है जब स्थिति बिगड़ने वाली होती है। तो बिल्कुल ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं साथी हमारे रिश्तों में बिगाड़ की, क्योंकि अगर इन रिश्तों में बिगाड़ तभी होती है जब थोड़ा भी एक भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जो है कि अगर ज़्यादा अपना झुकाव रखता है तो तनाव की स्थिति आ जाती है। चाहे वो मानव जीवन का व्यवहार हो, चाहे आजकल युवाओं का जो है जो चलता रहता है वो सारी चीज़ें, है ना। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति बर्खास्तगी प्रॉब्लम आ जाएगा। दलगत पक्षपात रवैया, ठीक है। पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लगाना, आप समझ सकते हैं सब मुद्दों को। राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती कर देना, जैसे सीआरपीएफ को स्टेट के अंदर बना देना। कोई ऐसी चीज़ें हैं उसमें ज़बरदस्ती आप नागरिकों को परेशान करना, या आप जानते हैं कई सारे ऐसे एक्ट होते हैं, जैसे अभी हाल ही में चर्चा है लद्दाख में, आपने लोगों ने देखा किस तरह से, कहना नहीं चाहिए पर भारत के लोग भारतीय हैं, हम सभी लोग भारतीय नागरिक हैं, हमारे ऊपर इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसे हम कोई आतंकवादी हैं साथी। ऐसा नहीं है, यह देश भारतीयों का है और भारतीयों के ऊपर ही ऐसे धुआंधारी गोलीबारी करना यह बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। अरे आप हमें डांट सकते हैं, भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, पर ऐसे जो है प्रताड़ित करना मानो हम आतंकवादी हों, यह बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। और केंद्र सरकार की इस चीज़ की आलोचना अनिवार्य है, करना भी चाहिए। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए आप केंद्रीय बलों का दुरुपयोग करें, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये तनाव का कारण बन सकता है। जैसे अभी लद्दाख और जो है भारत के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, और लद्दाख अगर कमान छोड़ता है तो चाइना उस पर 100% कब्जा कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार के पास इतनी जो है, हमको नहीं लगता कि पावर है इस मामले को रोक पाए। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना, अभी आपने कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखा, महामहिम के द्वारा सारे विधेयक को अपने पास रोक दिए जा रहे हैं। राज्यपाल सारे विधेयक जो है राष्ट्रपति के लिए रोक दे रहे हैं, जहाँ पे मोदी जी की सरकार नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तनाव का कारण बना हुआ है, जिस कारण से दक्षिण भारत और केंद्र के बीच में आप देख रहे हैं तनाव बना हुआ है। राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन में मतभेद, जहाँ पे सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वहाँ पे आप ज़्यादा वित्त देते हैं, जैसे यूपी में आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहीं पर आप तमिलनाडु वगैरह जो राज्य हैं, कर्नाटक वगैरह राज्य हैं, उन पर आप कम वित्तीय सहायता दे रहे हैं। ये एक तनाव का विषय बन सकता है। साथ ही राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका, आप किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट है, भाई नीति आयोग में, योजना आयोग तो हटा दीजिए, अभी नीति आयोग चल रहा साथी, तो इसकी जो भूमिका है अगर वो थोड़ा गड़बड़ हुई तो तनाव बन सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, जैसे आप जानते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो ये भी तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं बन जाता है कभी कभी, क्योंकि वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बात मानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वालों को कुछ समझते नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों पर अवरोध उत्पन्न करना भी कई बार तनाव का कारण साथियों बन जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं, और अगर कोई मुद्दा ऐसा और भी पूछ लेता है तो आप विचार करके देखिएगा क्या वह तनाव की स्थिति बन सकता है क्या नहीं। भारत में प्रथम एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म का गठन किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? साथ ही 1966 में मोरारजी देसाई की कहने पर 1966 में साथी भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का साथी गठन किया गया। ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी साथियों राइट आंसर। देखिए, बात करेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग की, तो केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 ईस्वी में 6 सदस्यीय भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें साथियों प्रस्तुत की थी।
बात करेंगे राज्य मन्नार समिति, तो इसकी स्थापना साथी 1969 में। ये सरकार ये प्रश्न भी साथी यूपीएसआई 2021 में कई बार पूछा गया है कि राज्य मन्नार कमेटी का गठन तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में किया था, ताकि आप केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसकी समीक्षा करिएगा और राज्य को स्वायत्तता दिलाने के लिए, ताकि वो स्वशासन कर सके, आप जो है संविधान में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु राज्य मन्नार कमेटी की स्थापना तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की थी कि क्या क्या रिफॉर्म किए जाएं ताकि राज्य सरकार को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सके और वह अपना प्रशासन अच्छे से चला सके। साथ ही अगला, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्यों पर अध्ययन करने की अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? कोठारी आयोग, सरकारी आयोग। तो ये सरकारी आयोग तो इसे दिख रहा है साथी, ठीक है। अब जानते हैं सरकारी आयोग, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। इसका गठन जून 1983 में, ये सवाल भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया, इन्होंने केंद्र राज्यों पर संबंध विचार करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देना था। समिति में 2 लोग और थे, बी शिवरामन जी और एस.आर. सेन जी। समिति ने 1988 में अपना रिकॉर्ड दिया, 247 अनुशंसाएं थी। अप्रैल 2007 में आप देखेंगे केंद्र और राज्य के संबंधों पर जानने के लिए न्यायमूर्ति मदन पुंछी के आयोग में पुंछी आयोग बना था। ये सवाल इस बार पेपर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारी आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007, और यहीं पर न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में। तो संबंध किसका है? सबका केंद्र राज्य पर विचार करना है। अगला साथी, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित है? इतनी ही बात हमें जो है साथी भाग 11 में पढ़ना था, और ज़्यादा अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पे उसके सवाल और हम रख देंगे, ताकि जो चीज़ें कमी रह जाएंगी उसकी पूर्ति संभाव्य हो सके। साथी अब हम बात करेंगे वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद से संबंधित कौन सा भाग है। तो साथियों आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 12 है, इसमें साथी वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में उपबंध दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 12 की चर्चा करेंगे साथी, लेकिन इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अभी आप देखिएगा भारतीय संविधान भाग 12 अनुच्छेद 246 से 301 के तहत वित्त, संपत्ति, संविदावाद के संबंध में उपबंध दिया गया है। इस भाग में कुल साथी 4 अध्याय है। अध्याय 1, 2, 3, 4। अध्याय 1 में हम वित्त के बारे में पढ़ते हैं 264 से 291। अध्याय 2 में हम ऋण के बारे में पढ़ते हैं 292 से 293। अध्याय 3 में साथी हम 294 से 300 तक पढ़ते हैं, जिसमें संपत्ति, संविदा ये सब पढ़ते हैं। बाकी अध्याय 4 में हम संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो साथी इस पर हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हमारी हो चुकी, काफ़ी लंबा आज का सेशन चला। तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। हमें इजाज़त दे दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।